नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम भी आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, ट्रेस्ट रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखेगी झलक, खेल जगत में क्या हुआ हिट, कैसे रहेगी सेहत फिट, करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी। और वो हर बात करेंगे जो आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। और आइए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की इस वक्त की सुर्खियों के साथ। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज काशी में करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापारिक, सांस्कृतिक और विरासत सहित विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की करेंगे अध्यक्षता। नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने में जुटी सरकार। एयर इंडिया और इंडिगो ने शुरू किया विशेष उड़ानों का संचालन। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 30 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चार्ली कर्क की यूटा यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हत्या। हमलावर अब भी फरार। और एशिया कप में भारत ने मेजबान यूएई को 5वें ओवर में ही 9 विकेट से दी मात। कुलदीप यादव को 4 और शिवम दुबे ने चटकाए 3 विकेट। और आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों की, क्योंकि आज काशी ऐतिहासिक घटना की गवाह बनने जा रही है। यहां भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। मॉरिशस के पीएम पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं और उनकी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च 2025 की मॉरिशस यात्रा को आगे बढ़ा रही है। उस समय दोनों नेताओं ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं हवाई अड्डे पर उनके स्वागत में भारत की समृद्ध विरासत को पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया गया। दरअसल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में भी वाराणसी का अपना एक अलग महत्व है। ऐसे में मॉरिशस के प्रधानमंत्री की यात्रा में इसे बेहद अहम पड़ाव माना जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री राम गुलाम काशी विश्वनाथ मंदिर और पवित्र गंगा घाट जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का दौरा करेंगे और शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति को करीब से महसूस करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल मॉरिशस में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। ऐसे में ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी रेखांकित करती है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की वाराणसी यात्रा के न केवल कूटनीतिक बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर भी गहरे मायने हैं। ये दोनों देश के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव को तो दर्शाती ही है, साथ ही कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है। अपनी भारत यात्रा के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी के बाद अयोध्या, तिरुपति और मुंबई भी जाएंगे। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम एक बिजनेस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद ये यात्रा भारत मॉरिशस के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। प्रधानमंत्री राम गुलाम की यात्रा शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण को एक नया आयाम देगी। वाराणसी से अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यकीनन आज काशी में हम देखेंगे भारत और मॉरिशस के प्रगाढ़ होते रिश्तों की एक और बेहद खूबसूरत झलक। और हमारे साथ इस वक्त हरिकेश जुड़ रहे हैं, सीधे रुक करते हैं हरिकेश का।
हरिकेश, किस तरह से आज ये तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे? हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे तरीके से काशी को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, ऐसे में बहुत ही खास तौर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां हैं। सबसे पहले क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसके साथ ही साथ काशी एक ऐतिहासिक, प्राचीन, धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। इसको सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्योंकि मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके पूर्वज यहीं इसी माटी से थे और वो लोग मॉरिशस में चले गए। तो अभी जो काशी का महत्व है, खासतौर से मॉरिशस के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी जो जड़ें हैं वो यहाँ पूर्वांचल से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कल जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए तो सड़कों के दोनों किनारे, दोनों तरफ जो काशीवासी हैं, उन लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। और एयरपोर्ट पर जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत किया। मैं इस समय ताज होटल के सामने खड़ा हूँ, जिस होटल के अंदर एक कार्यक्रम होना है। क्योंकि प्रधानमंत्री 10:30-11 बजे के करीब यहाँ आएंगे और उनके स्वागत के लिए भी जो काशीवासी हैं, आप देख सकती हैं कि बैरिकेड किया गया है, होर्डिंग्स लगी हुई हैं कि जो काशीवासी हैं वो स्वागत करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री के आने पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सड़कें जो है वो लोगों से पट जाती हैं। इसको देखते हुए जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री जब आएंगे तो यहाँ ताज होटल से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस लाइन है, वहाँ पे चौपर से उतरेंगे और रास्ते में 5-6 जगह ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जहाँ पर काशीवासी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का, अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बिल्कुल हरिकेश, जैसा हम सभी जानते हैं कि वाराणसी एक ऐसी जगह है जो सांस्कृतिक विरासत को अपने आप में संजोए हुए है, साथ ही साथ धार्मिक नगरी भी है। ऐसे में आज भारत और मॉरिशस के जो प्रगाढ़ होते रिश्ते हैं वो किस तरह से आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में और भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज एक नया अध्याय वाराणसी में भारत और मॉरिशस के बीच लिखा जाना है। जी बिल्कुल, जो ये ताज होटल है, ये काशी का जो पर्यटन है, उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन है, उसको तो बढ़ावा देता ही है, लेकिन जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है उसमें जो मॉरिशस की, चूंकि उनके पुरखे यहीं से हैं, तो उन लोगों का भी उतना ही, उन लोगों के लिए भी उतना ही महत्व, या कह सकते हैं कि हमसे भी ज़्यादा महत्व है। क्योंकि हम तो काशी में हैं, भारत में हैं, वो हमारे देश से दूर मॉरिशस में। तो जब कोई इस तरह का आता है तो हमें भी सुखद लगता है और जो आएगा उसे तो जो दिव्य अनुभूति होती है, भव्य अनुभूति होती है काशी में, वो तो होगी ही। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इसके बाद जो शाम का समय है वो, चूंकि जो यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने क्रूज चलाया, जल यातायात को बढ़ावा देने के लिए गंगा में क्रूज चलता है, उस पर वो सवारी करेंगे और जो गंगा के घाट हैं उनको देखेंगे, साथ ही गंगा आरती में माँ गंगा के दर्शन करेंगे। तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जो क्रूज पर जाने की यात्रा होगी, ये यहाँ के पर्यटन के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ की जो धार्मिकता है उसके लिए एक पूरे विश्व में संदेश है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ, जीर्णोद्धार कराया यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने, काशी के सांसद ने, तो उसके बाद जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या दूसरे देशों के लोग हैं, विश्व पटल पर काशी विश्वनाथ मंदिर उभर कर आया और लगातार पर्यटकों की संख्या काशी में बढ़ती जा रही है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है कल काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का। तो ये जो आपने कहा सांस्कृतिक नगरी, धार्मिक नगरी का जो प्रभाव है वो मॉरिशस पे तो दिखाई देगा ही। काशीवासी बहुत उत्साहित हैं कि हम उनके सांसद, देश के प्रधानमंत्री, जो दिल्ली के बाहर पहली बार द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, वो सांस्कृतिक राजधानी काशी में हो रही है। तो इसको लेकर काशी के लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं और कल जो उत्साह था मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत में, वो दिखाई भी दिया सड़कों पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी आज भारत और मॉरिशस के जो साझा भविष्य है, जो साझा विरासत है, उसका साक्षी
बनने के लिए इस वक्त तैयार है। आज दोनों ही प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और साथ ही कुछ आर्थिक कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो रुक करते हैं अगली खबर का और अपने दर्शकों को जाए ये भी बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का भी दौरा करने वाले हैं। पीएम यहां पर राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। बिल्कुल, और उत्तराखंड में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने जैसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन किया था। तो उत्तराखंड के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और सीएम धामी के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुधीर यादव इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुधीर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपदा हमने देखी है इन पहाड़ी क्षेत्रों में, जो बारिश का कहर हमने देखा है, इस वक्त क्या कुछ स्थिति आपको ग्राउंड जीरो पे नजर आ रही है? इस वक्त हम देख सकते हैं कि मौसम काफी साफ है, लेकिन फिर भी देखिए, स्थिति काफ़ी पहले से बेहतर है। अभी पिछले अगर करीब 2 दिन की बात करें तो जो देहरादून और आसपास के जो इलाके हैं उनमें बारिश नहीं हो रही है। तो एक तरह से कहें कि उत्तराखंड के लोगों के लिए अभी कुछ राहत की बात है। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो राज्य में करीब 80 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं और करीब इतने ही लोग लापता भी हैं और 80 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1 अप्रैल से जो करीब विभिन्न सारी घटनाएं हुई हैं, जो बद्रीनाथ के लिए राजमार्ग है वो भूस्खलन की वजह से बंद है। तो तमाम ये घटनाएं राज्य के लिए काफ़ी, जो राज्य के लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ और यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज यहाँ पहुँचेंगे और उनका कार्यक्रम जो है कि वो जो एरियल सर्वे है उसके ज़रिए जानेंगे कि आखिर राज्य को बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हुआ। उसके बाद से जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो एजेंसीज है जिन्होंने काम किया, किस तरीके की सहायता जो है वो राज्य लोगों तक पहुंचाई है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन तमाम जो केंद्र की तरफ से लगातार राज्य को भी जो मदद दी जा रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जो राज्य के आला अधिकारी है, राज्य के मुख्यमंत्री है, जो राज्य के अधिकारी हैं, उनके साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। जय। बिल्कुल सुधीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड ने प्राकृतिक आपदा को सहा है। हमने देखा कि बादल फटने की घटनाएं भी यहाँ पर हुई, कई मार्ग बंद करने पड़े। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना लोगों में एक साहसपूर्ण एहसास कराता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट भी साझा कर रहे थे, ले रहे थे, और ऐसे में प्रधानमंत्री आज खुद दौरा करने वाले हैं। निश्चित तौर पर लोगों को उम्मीदें भी ज्यादा होंगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का हमेशा से नेतृत्व रहा है और यहाँ आने से पहले भी, प्रधानमंत्री से पहले भी जब पंजाब और हिमाचल का दौरा किया था तो उन्होंने साफ तौर पर वहाँ के अधिकारी और वहाँ के लोगों से ये बात कही थी कि देखिए, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जब मैं यहाँ आना भी चाहूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरे जाने की वजह से जो ग्राउंड पे लोगों की राहत और बचाव का कार्य चल रहा है वो प्रभावित ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो। तो कई बार कोशिश ये रहती है कि मैं दिल्ली में बैठकर ही लोगों के जो हालात हैं उनकी जानकारी लेता रहूं, लगातार अधिकारियों से बात करूं, मुख्यमंत्री के संपर्क में रहूं। और उन्होंने साफ तौर पर कही कि सभी राज्यों के लिए लगातार सरकार की तरफ से पूरी जो मदद की जा रही है, लगातार जो भी ज़रूरत है सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है। और ऐसे वक्त में साफ तौर उन्होंने बहुत कहा था कि संवेदनशीलता के साथ हमें लोगों के साथ खड़ा होना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि सरकार उनके साथ है। और साफ तौर पर उन्होंने सभी राज्यों को इस चीज़ का भरोसा दिलाया और यही बात उत्तराखंड पर भी लागू होती है। जिस तरीके से यहाँ के लोगों को पिछले करीब हम कहें 1 अप्रैल के बाद से जिस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ा है, कई लोगों के घर गिर गए हैं, कई जगह जो रास्ते बंद हो गए हैं, तो लोगों को जिस तरीके का नुकसान हुआ उसकी किस तरीके से एरियल तौर पर समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे, ये साफ तौर पर एक अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आखिर लोगों को किस तरीके से परेशानियां हुई, किस तरीके से नुकसान हुआ। और आपने देखा था कि धराली में जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई थी और उसके जरिए लोगों की जाने गई थी, तो तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री की नज़र में है। लगातार दिल्ली से भी वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लगातार जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। तो जाहिर इस तरीके की चीज़ें शुरुआत से ही रही है कि प्रधानमंत्री का जो ध्यान हमेशा रहा है। और आज
यहाँ वो पहुंचने वाले हैं और राज्य के जो आला अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे कि आखिर राज्य की स्थिति कैसी है और किस तरीके से राज्य के लोगों को और ज्यादा इन राहत और बचाव कार्य के जरिए मदद की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आप नजर वहां बना के रखिए। यकीनन बेहद मुश्किल दौर से यहाँ पर उत्तराखंड गुजरा है और जिस तरह से बारिश से हमने तबाही वहां देखी है, उसके निशान अभी भी वहां मौजूद हैं और उन्हें भुलाना शायद बहुत मुश्किल होगा। और प्रधानमंत्री आज वहां जा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, आला अधिकारियों से बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। ऐसे में ज़रूर वहाँ के लोगों में साहस बनेगा और थोड़ी उन्हें सांत्वना मिलेगी। बिल्कुल जया, और लोग ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच पहुंचे तो उनको एक अपनत्व का एहसास हो। और हम लगातार देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों को अपना परिवारजन मानते हैं, और वही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निरीक्षण भी करेंगे। बिल्कुल, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब हॉलीडेज होंगे ज्यादा एंजॉयबल, ज्यादा सेविंग्स वाले, क्योंकि होटल रूम बुकिंग पर प्री GST टाइम में जो 14% टैक्स लगता था, वो अब घटकर हो गया है केवल 5%। खुशियों वाले त्योहार नेक्स्ट जेन GST के साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना की 10 महिला अधिकारियों का एक दल आज इतिहास रचने निकल रहा है। बिल्कुल, और ये दल मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भारतीय सेना के नौकायन पोत IAS SV त्रिवेणी पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए रवाना होगा। और इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुटकर के नेतृत्व वाले इस दल में सेना की 5, वायुसेना की 4 और नौसेना की 1 अधिकारी हैं। ये पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त रूप से किसी जल यात्रा मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त रूप से इस जल यात्रा मिशन का नेतृत्व करेंगे। और ये अधिकारी 26,000 से अधिक नॉटिकल मील की समुद्री यात्रा करेंगे। इस दौरान वे 2 बार भूमध्य रेखा पार करेंगी और 3 प्रमुख केप लियोविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप को पार करेंगी। इस मिशन में वो प्रमुख महासागरों से होकर गुजरेंगी और ड्रैक पैसेज जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में भी यात्रा करेंगी। ये अभियान लगभग 9 महीने में पूरा होने की संभावना है और इसके दौरान टीम 4 विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगी। इसके साथ ही मई 2026 में मुंबई वापस लौटेगी। तो भारतीय महिला अधिकारी रचेंगे एक बार फिर एक नया इतिहास, तो समुद्र में महिला शक्ति। और बात अपडेट यहाँ पर नेपाल से। नेपाल में सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हुए बवाल और खून खराबे के बीच प्रधानमंत्री KP ओली शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं और इसके बाद उनकी किसी स्थान पर चले जाने से आई राजनीतिक शून्यता को भरने की कवायद अब तेज हो गई है। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जेनजी समूह में शामिल युवाओं ने कई नामों पर विचार किया है। नेपाली सेना के हाथ में है अभी नेपाल की कमान। ऐसे में देश को पटरी पर वापस लाने के लिए फिलहाल अंतरिम सरकार के चयन पर विचार विमर्श हो रहा है। आपको बताएं कि बुधवार देर रात तक अंतरिम प्रमुख के नाम पर माथापच्ची यानी मंथन का दौर भी जारी रहा। और इससे पहले मंगलवार को हिंसा की लपटों में सिंह दरबार, संसद और वो सर्वोच्च न्यायालय की इमारतें जलकर खाक हो गई और देश भर में पार्टी कार्यालयों, मीडिया, स्कूलों और निजी आवासों पर भी हमले हुए।
तो सेना के हाथ में है फिलहाल नेपाल की कमान और कब तक सुधरेंगे हालात, ये बड़ा सवाल है। वहीं नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश भर में हुए हिंसक जेन-ज़ी प्रदर्शनों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा के मुताबिक देश के 29 अस्पतालों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर ये जानकारी दी गई है। अब तक 1611 लोगों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से 274 लोग अभी भी भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 56 लोगों की गंभीर स्थिति के कारण दूसरे अस्पतालों में उन्हें रेफर किया गया है, जबकि 719 लोग इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा 436 मरीजों का इलाज सिविल सर्वेंट्स अस्पताल में हुआ, जबकि 161 लोग ट्रॉमा सेंटर और 109 लोग एवरेस्ट अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो आज भी विशेष उड़ानों का संचालन कर रही है। एयर इंडिया की दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन जारी है। इसी के साथ नियमित उड़ान भी बहाल कर दी गई है। एयर इंडिया ने इस त्वरित व्यवस्था के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही यात्रियों से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें। इसके अलावा किसी अन्य जानकारी के लिए 011-6932-9333 और 011-6932-9999 इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडिगो की स्थगित उड़ानें सेवाएं भी आज से फिर से शुरू हो रही हैं। इंडिगो आज से काठमांडू के लिए और वहां से वापसी की निर्धारित उड़ान फिर शुरू कर रही है। इसके अलावा इंडिगो 2 विशेष उड़ान सेवा भी संचालित करेगा। तो यहाँ पर एयर इंडिया और इंडिगो ने शुरू की है उड़ान सेवा। जो लोग वहां फंसे हुए हैं या जो लोग अपने घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। किस तरह से इस वक्त नेपाल में स्थिति है, आइए और जानकारी हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमारी संवाददाता श्वेता काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि सेना ने पूरे नेपाल को इस वक्त अपने अंडर ले लिया है, क्या कुछ सड़कों पर इस वक्त हाल दिख रहा है और जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हमने देखे उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जया, देखिए, जैसे 8 बजे तक में जितनी भीड़ सड़क पे होनी चाहिए वैसी भीड़ तो मुझे सड़कों पे दिख नहीं रही है। मगर ये है कि यातायात को खोल दिया गया है क्योंकि कर्फ्यू सुबह तक ही लागू था और हवाई यात्रा भी लोग अब कर सकते हैं। तो मैं अभी जितने आसपास के जितने होटल्स हैं जहाँ पर पिछले 2 दिनों से विदेशी यात्री बंद थे, वो उनको मैं निकलते हुए देख रही हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अब वो अपने गंतव्य तक जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ सही में बहुत डर का माहौल था। विदेशी अंदर छुपे हुए थे, जितने यात्री आए थे वो घबराए हुए थे, हर जगह से कॉल मैसेजेस आना कि हमें बचा लो, हमें देख लो। तो स्थिति डरावनी थी। आज मुझे बेहतर स्थिति दिख रही है कि एटलीस्ट लोग होटलों से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और मे भी हवाई अड्डे तक सुरक्षित पहुंच जाएं। तो आज से तो हवाई अड्डा चालू है और मुझे लगता है सभी यात्री वापस जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और अगर स्थिति सुधर गई तो हो सकता है वो यहाँ भ्रमण भी कर पाए, मगर क्योंकि सभी बहुत डरे हुए हैं, मुझे लगता है बहुतों को एक शॉक लगा था यहाँ देख करके कि अचानक जो बाहर घूमने निकले थे बिल्डिंग्स उनको जलती हुई दिख गई, रोड में लोग दौड़ते हुए दिख गए। तो बहुत सारे जो विदेशी सैलानी थे वो काफी डरे हुए थे। तो अभी स्थिति अच्छी, और कल रात को जैसे अशोक सिग्दल जी से मुलाकात हुई जेन-ज़ी प्रतिनिधियों की, लगभग 10,000 के करीब जेन-ज़ी युवा जो यहाँ का जंगी अड्डा है भद्रकाली में, वहाँ मौजूद थे अपने पक्ष को रखने के लिए कि वो किसको चाह रहे हैं अपना प्रतिनिधि मान के अभी सरकार बनाने के लिए। तो देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन सोशल मीडिया पे भी रहा, वो ये था कि बच्चे कुछ जो फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की है वो चाह रहे थे कि वो बन जाए ताकि सिर्फ 6 महीने तक वो रहेंगी। उसके उपरांत जो उनके युवा नेता हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जैसे बालन शाह हुए, वो इलेक्शन को अच्छी तरह से लड़ सकेंगे, क्योंकि बालन शाह भी यहाँ बहुत क्लियर थे कि पहले पार्लियामेंट डिसॉल्व होगा तभी वो किसी भी तरह से सरकार में आएंगे, बिना पार्लियामेंट डिसॉल्व हुए वो सरकार में नहीं आएंगे। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट में पार्ट होने का उनकी तरफ से कोई सवाल। तो सबसे सौम्य नाम जो आ रहा था बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में, वो था सुशीला कार्की। तो और भी कई चेहरे सामने आए, दावेदार आए कल शाम को, जो कि
नेपाली सेना के प्रमुख से मुलाकात करने गए थे। जैसे धरान के जो मेयर हैं हरिक सांगटे वो गए थे, दुर्गा परसाई आरएसपी के नेता गए थे। बट दुर्गा परसाई को तो मुझे लगता है अशोक सिक्कल जी ने ही समझा दिया, तो उन्होंने खुद बाहर निकलते हुए कहा कि मैं तो बस देश का भला चाहता हूँ, मैं नेता नहीं, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बनने आया था। तो उनका ये वक्तव्य आया था बाद में। तो अभी फिलहाल आज के दिन में जो अभी की स्थिति है उसमें राष्ट्रपति और नेपाली सेना के जो प्रमुख हैं उन दोनों वो राष्ट्रपति निर्देश देंगे और फाइनली जो भी नाम देना है तो उम्मीदतः सुशीला कार्की का ही उभर के आ रहा है क्योंकि वोट उनको ज्यादा मिला है। श्वेता, सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहने की बात कही गई थी। क्या कर्फ्यू में अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है या ढील देने की बात की जा रही है? कैसे अब धीरे धीरे कानून व्यवस्था और पूरा जो नेपाल है वो पटरी पर लौटता हुआ नजर आने की उम्मीद नजर आ रही है? संध्या, देखिए जैसे मैंने बताया कि कर्फ्यू महज प्रोटेस्ट को रोकने का प्रयास था, जिसमें 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, बस एसेंशियल सर्विसेज दी जाती है। तो कर्फ्यू तो लगा हुआ था। प्रोहिबिटरी ऑर्डर कल 5 बजे तक था, जिसमें आप 2 से ज्यादा लोग नहीं निकल सकते हैं, केवल एसेंशियल सर्विसेज होंगी। कोई भी आपको स्लोगन रेज करना ये सब परमिशन अगर मिला, शूट ऑन द साइट रहता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के दौरान। तो नेपाल आर्मी तो कल तक पेट्रोल कर रही थी, उसके बाद कर्फ्यू सुबह तक था। आज से मैं थोड़ा हैपनिंग और हैप्पीनेस सड़क पे देख रही हूँ, तो ये मुझे भी खुद 3 दिन के बाद थोड़ी रोड पे चहल पहल एक नॉर्मल स्थिति दिख रही है। नहीं तो डर का माहौल था। आप सड़क पे जाते हैं कवरेज के लिए, लोगों को देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं युवा हैं, कहीं गुस्से में किसी को भी पकड़ नहीं ले, किसी को भी घसीट नहीं ले, क्योंकि जो स्थिति थी मंगलवार को वो बहुत घबराने वाली थी। वो बहुत उसका संकेत बहुत गलत दिशा में जा रहा था कि बिल्कुल श्वेता, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी नेपाल से वो बेहद भयावह थी। बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो वहाँ पर सरकार गठन की प्रक्रिया जो है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कौन से नाम सामने आ रहे हैं, किस तरह से एक राजनीतिक स्थिरता को लेकर उसको लेकर चर्चा हो रही है और क्या कुछ अपडेट वहां से निकल रहा है? जया, देखिए जैसे मेन जब जो आपके सेना प्रमुख है उन्होंने अशोक सिक्कल उन्होंने कहा था कि हम जनजी क्या चाहती है वो समझना चाह रहे हैं ताकि हम उनको उनकी मदद कर सकें, ताकि वैसी सरकार लाई जा सके। तो जेनजी ने जो अपना पक्ष कल रखा वो था कि फेडरल पार्लियामेंट में जेनजी के विचारों को, आइडियोलॉजी को भी समाहित करते हुए फेडरल पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया जाए, एक्सिक्यूटिव में अमेंडमेंट लाया जाए और 2046 विक्रम संवत, जो कि आज से 45 साल पहले की बात है, उस समय से जितने नेता हैं, आज से 45 साल पहले नेता हुए हैं, उनके इनकम की छानबीन की जाए। तो इन सब बातों पे मुझे लगता है सेना प्रमुख ने हामी भरी है और ये तो सही बात है कि अमेंडमेंट अगर एक्सिक्यूटिव में सुधार के लिए चाहिए तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये उनकी मांग थी और बहुत सारे युवा नेताओं के नाम आ रहे थे, बट इसमें प्रमुख आपका जो वोट सबसे ज्यादा मिला फाइनली वो सुशीला कार्की जी को था। 2016 में रिटायर्ड यहाँ की चीफ जस्टिस है, 30 साल का उनका लॉयर का करियर है, 10 साल वो जज रही है। तो एक रिस्पॉन्सिबल महिला है। वो पॉलिटिशियन तो नहीं है, वो खुद बार बार कह रही है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं वकील रही हूँ, मैं तो जज रही हूँ, न्यायाधीश रही हूँ, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है। मगर अगर देश मुझसे चाह रहा है अभी कुछ महीनों के लिए मैं देश संभालूं तो वो कर सकती हैं, वो करेंगी, मगर उनको फॉर्मली कन्वे करना होगा, क्योंकि कन्वे अभी फॉर्मली उनको किया नहीं गया, ये बस बातें चल रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में सेवा पखवाड़े की शुरुआत होगी और दिल्ली की सरकार पखवाड़े के तहत 75 नई योजनाएं लॉन्च करने जा रही है। इनमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 101 नए आरोग्य मंदिर भी खोले जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा दिल्ली सरकार चलाने वाली है, 75 योजनाओं का जो शुभारंभ होगा, उसमें सबकी सहभागिता रहे। 101 आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खुलेंगे वो हर एक विधानसभा में जहाँ जहाँ पे बने हैं, माननीय विधायक उस आरोग्य मंदिर को अपने यहाँ चालू करवाएंगे। वहाँ पे
जन स्वास्थ्य का शिविर लगवाएंगे और ब्लड डोनेशन कैंप भी उन सभी आरोग्य मंदिरों में लगाए जाएंगे। और विकास कार्यों की बहार दिल्ली में रहेगी। लगातार 24/7 दिल्ली सरकार काम कर रही है। तो दिल्ली में सेवा पखवाड़े का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के। नया सवेरा में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब फिटनेस बढ़ेगी बचत के साथ। जिम, योगा और फिटनेस सेंटर पर जो प्री GST दौर में 15% टैक्स लगता था, वो अब सिर्फ 5% हो गया है। नेक्स्ट जेन GST। और ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं और इस अवसर पर उन्होंने एक विशेष संदेश भी लिखा है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भागवत के परिवार से अपने पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए उनके पिता मधुकर राव भागवत के योगदान को भी याद किया। PM मोदी ने मोहन भागवत को पारसमणि कहते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान भी संघ कार्य को मजबूती दी। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ में अनेक परिवर्तन हुए, जैसे गणवेश बदलाव, शिक्षा वर्गों में सुधार और टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग। PM ने पंच परिवर्तन जैसे समाज निर्माण के अभियानों की भी चर्चा की और कहा कि आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर मोहन भागवत का विशेष फोकस रहा है। उन्होंने भागवत जी के संगीत, पठन और संवाद में रुचि को भी प्रेरणादायक बताया। अंत में प्रधानमंत्री ने मोहन भागवत की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। तो आज का दिन जया कई मायनों में बेहद ही खास है, 11 सितंबर की तारीख। बिल्कुल। और आइए बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। और यहाँ पे सबसे पहली खबर हम यहाँ पे लेंगे नवभारत टाइम्स की। जिस तरह से अभी हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखी नेपाल की, उसी खबर को आज तमाम अखबारों में अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। किस तरह से सेना के कंट्रोल में इस वक्त नेपाल नजर आ रहा है, कर्फ्यू वहां लगातार चल रहे हैं और घरों में रहने ही फिलहाल घरों में रहने का संदेश यहां पर सेना की ओर से दिया गया है। लेकिन अंतरिम सरकार के गठन को लेकर जिस तरह की कवायद तेज हुई है, उस पर इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें हैं और कौन कौन से नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं ये भी अखबार लिखता है। इसमें सुशीला कार्की का नाम सबसे पहले आ रहा है और किस तरह से बॉर्डर्स पर इस
वक्त चौकसी बनाई गई है। भारत की तरफ से भी इस वक्त पूरी इस घटनाक्रम पर तेजी से जो बदल रहे हैं उस पर पैनी नजर रखी जा रही है और उसका भी यहाँ पर अखबार में उल्लेख किया गया है। काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है कि किस तरह से अब आज से एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी शुरू हो रही है, यानी कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर यहां पर आ रही है, क्योंकि एयर इंडिया और इंडिगो ने वहां से अपनी फ्लाइट्स का संचालन है वो शुरू कर दिया है। बिल्कुल जया, और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों को एक और खबर से रूबरू करा देते हैं और ये खबर आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। भारत अमेरिका के रिश्ते पटरी पर। आज के राष्ट्रीय सहारा अखबार ने इस खबर को अपने पहले पेज पर हेडलाइन लिया है और बताया है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की है। साथ ही साथ दूसरे कॉलम में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देश स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि दोनों देशों की टीमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत की तैयारी भी कर रही है। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को दूर किया जाएगा। तो ये आज बहुत ही अहम खबर सभी समाचार पत्रों में हमें देखने को मिली है। बिल्कुल, और जनसत्ता की एक खबर को यहाँ पर प्रमुखता से उठाना चाहेंगे। फर्जी खबरों पर लगाम के लिए दंडात्मक प्रावधान व संशोधन की सिफारिश। फेक न्यूज, र्यूमर्स, अफवाहें, ये तमाम ऐसी चीज है जो इस वक्त एक सच्चाई बन चुकी है और इसका बहुत ही खराब असर हम हर तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक संसदीय समिति ने इसको लेकर अपनी टिप्पणी की है और सिफारिश की है कि जुर्माना बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की बात कही है। इस संसदीय समिति ने कहा है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति है ये, जो सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में तथ्य जांच तंत्र और आंतरिक लोकपाल की अनिवार्य उपस्थिति की भी उसने जरूरत बताई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि समिति इस मंत्रालय की भी पड़ताल करती है और अगले सत्र के दौरान इस रपट को संसद द्वारा मंजूर किए जाने की संभावना है। यानी कि अगर आप फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं तो अब खैर नहीं उन तमाम लोगों की जो र्यूमर्स फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, और इसका कितना ज्यादा खामियाजा यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ता है ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल, और एक और खबर का रुख करते हैं जिसे अपनी दिल्ली पेज पर प्रकाशित किया गया है। हिंदुस्तान अखबार ने किया है, क्योंकि पार्किंग की जगह तलाशने के लिए दिल्ली वासी कितना समय बर्बाद कर रहे हैं उसके माध्यम से आज एक अध्ययन किया गया है। जामिया के 2 शोधार्थी जिन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला है और कहा है कि स्मार्ट पार्किंग सिस्टम से किस तरह से समाधान निकल सकता है। यानी कि सिर्फ परेशानी ही नहीं बताई है, समाधान भी इस अध्ययन के माध्यम से बताया गया है। अहम बातें अगर प्रकाश डालें तो 66% ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से पार्किंग नहीं मिलती है। 73% लोग सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं और 90% लोग जो 250 मीटर से ज्यादा पैदल चलकर गाड़ी तक नहीं जाना चाहते हैं। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस तरह से आप इसका समाधान निकाल सकते हैं। स्मार्ट मॉडल पर आपको जोर देना होगा। अन्य देशों ने जिस तरह के मॉडल को अपनाया है उसकी स्टडी करनी होगी और उसे भी दिल्ली वालों को अपनाना होगा। 1200 चालकों पर जामिया के शोधार्थियों ने ये अध्ययन किया है और 3 इलाकों में इसका सर्वे किया गया। इसमें भिकाजी कामा सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। वहीं महानगरों के किस तरह से हाल है, यानी कि मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम, उसको लेकर के भी डिटेल्ड अध्ययन किया गया है और आज ये एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पर पार्किंग ने कैसे आपका हाल बेहाल किया है और हर महानगर में भी कुछ इसी तरह का हाल है, ये देखने वाली बात है जो आज अखबारों की सुर्खियां भी बन रही है। तो समाधान तो यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, मेट्रो लें, बस लें और गाड़ी को थोड़ा घर में ही रहने दें। और आइए अब नई नई तकनीक से जुड़ी खबरों पर हम यहाँ पर नजर डालते हैं टेक टॉक में। तो उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा के कारणों का पता यहां पर वैज्ञानिकों ने लगा लिया है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भीषण आपदा के पीछे जलवायु परिवर्तन है। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान एरीज के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार नाजा ने बताया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का सामान्य से अधिक स्तर वायुमंडलीय असंतुलन पैदा कर रहा है और इसके कारण भारी बारिश और भूस्खलन जैसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। वैज्ञानिक लोग ये मानते हैं कि ये एक तरह से एक एक्सट्रीम इवेंट की घटना है और ये एक्सट्रीम इवेंट जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से ट्रिगर हो रहा है।
और ट्रिगर होने का मतलब बेसिकली कि जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, साथ में जो कुछ ऐसे एरोसोल हैं जो ग्लेशियर की मेल्टिंग को इन्हांस करते हैं, तो उसकी वजह से ये एक्सट्रीम इवेंट की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। और इस धराली का इवेंट का एक मेन मुद्दा यही पे ये होता है। ग्रीन हाउस गैसेज हमने बताया, इसके साथ साथ CO2 के अलावा जो SF6 है, इसकी भी मात्रा हमने यहाँ पे एरिस के ऑब्जर्वेशन से बताया कि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये दर्शाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ट्रिगर हो रहा है और उससे ये इस टाइप की घटनाएं जो एक्सट्रीम इवेंट है वो बढ़ रही हैं। वहीं MBPG कॉलेज हल्द्वानी के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर BR पंत ने बताया कि उत्तराखंड में हिमालय के पहाड़ की प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, जो कि भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण है। उत्तराखंड पूरा जो है कि हिमालय के 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले जैसे तराई है, भाबर है, फिर शिवालिक है, फिर मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय और उसके बाद ट्रांस हिमालय। ये भ्रंश बहुत कमजोर हैं और इन भ्रंशों में भूकंप के अधिकांश केंद्र आप पाएंगे। उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की योजना को बनाते समय इनका ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, ये सड़कें टूटती रहती हैं, ये विकास की चीजें टूटती रहेंगी, बार बार ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और जया, टिकटॉक के बाद अब बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरों की। तो पोलैंड और नाटो की सेनाओं ने यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले के दौरान पोलैंड हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन में रूसी ड्रोन को मार गिराया। पोलैंड के PM ने कहा कि यह हवाई क्षेत्र का उल्लंघन रूस की ओर से जानबूझकर किए गए उकसावे का नतीजा था। वहीं अमेरिका के युवा कंजर्वेटिव नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली कर्क की एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस संदिग्ध हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। खबर मेक्सिको सिटी से, जहां इस्टापलापा और चालको के बीच सीमा के पास राजमार्ग पर एक गैस टैंकर के पलटने से हुए धमाके में कम से कम 57 लोग घायल हो गए और 19 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच जारी है। और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। तो सेबी ने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे 18 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। सेबी ने कहा कि इन प्रमाण पत्रों की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए इन्हें रद्द करना जरूरी था। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के अनुसार चालू वित्त वर्ष में GST वृद्धि पर टैरिफ का शुद्ध प्रभाव 0.2 से 0.3% रहेगा। उन्होंने कहा कि GST सुधारों से भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के प्रभावों को कम करने में मिलेगी मदद। वहीं फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के GDP अनुमान को 6.5% से संशोधित कर 6.9% किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग विकास की मुख्य चालक होगी। तो ये थी आर्थिक जगत की खबरें और आइए अब खेल जगत की खबरें देख लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत ने एशिया कप 2025 में धमाकेदार शुरुआत की है। टीम ने UAE के खिलाफ 58 रन का टारगेट सिर्फ 27 गेंदों में हासिल कर लिया। ये भारत का सबसे तेज रन चेज है। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने 14 रन से अपने नाम किया। हांगकांग ओपन के पुरुष एकल में HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रणॉय ने चीन के लू गुआंगजू को 44 मिनट में 21-17, 21-14 से हराने में सफलता पाई। भारतीय पैरालंपिक समिति और प्रसार भारती के बीच वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रसारण को लेकर हुआ MOU पैरा खेलों को बढ़ावा देना और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है उद्देश्य। और आइए बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि हमें कितना पोषण मिलता है और सही पोषण क्यों जरूरी है। तो इसी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पोषण एक स्वस्थ और रोग मुक्त शरीर का आधार है। ये विभिन्न स्वास्थ्य लाभ लाता है,
मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखता है। अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है और इसे जीवन में शामिल करना चाहिए। शरीर के सही वजन को बनाए रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने के लिए आवश्यकता होती है कि पोषण पर्याप्त मात्रा में मिले। अगर हम 2000 कैलोरी डाइट की बात करें तो उसमें ये होता है कि अराउंड 400 ग्राम सब्जियां होनी चाहिए, 100 ग्राम फल होने चाहिए, 250 ग्राम के आसपास अनाज होना चाहिए, 85 ग्राम्स के आसपास दालें और 25 से 27 ग्राम के आसपास तेल की मात्रा होनी चाहिए। साथ ही साथ 30 ग्राम नट्स और सीड्स खाने चाहिए हर रोज और 200 से 250 ml मिल्क भी लेना चाहिए। मुख्य तौर पर हमें 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज तत्व शामिल हैं। शरीर के विभिन्न कार्यों के संचालन में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होने के लिए व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं जैसे कि सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फैट्स हैं और साथ में नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी बच्चों की आहार में होने जरूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट का ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली लेना है, बैलेंस डाइट को लेना है और जितने भी फूड हैं जिनके अंदर एम्प्टी कैलोरीज हैं जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स हैं या जो पैकेज फूड प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड करना है। भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। पर्याप्त मात्रा में और सही पोषण आपको मिल सके, इसके लिए संतुलित आहार का सेवन करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और जया, स्वास्थ्य और फिटनेस के मंत्र के बाद अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की, हमारे खास सेगमेंट कृषि जगत में। हौसला हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बिहार का जो जिला कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था, वो आज नए स्टार्टअप को लेकर चर्चा में है। औरंगाबाद के युवा उद्यमियों ने मिलकर मशरूम उत्पादन की एक बड़ी यूनिट स्थापित की है। संवाददाता कुमार आलोक की देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार सरकार का मशरूम उत्पादन पर काफी जोर है। कम जोत वाले किसान व बेरोजगार युवा भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि घर या झोपड़ी लगाकर इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसका बाजार मूल्य काफी अधिक है। बिहार के औरंगाबाद में युवा उद्यमियों ने मिलकर मशरूम प्लांट की स्थापना की है, जिसमें हर दिन 250 क्विंटल मशरूम का उत्पादन होता है। बटन मशरूम कल्टीवेशन करते हैं पूरा कंपोस्ट से लेके ग्रोइंग तक। पहले 10 रूम था, 10 से 20 रूम हुआ ये, और सभी लेडीज और जेंट्स को रोजगार भी मिला इससे। आसपास की जितनी लोकल लेडीज और जेंट्स हैं, टोटल 3000 केजी के आसपास पर डे का प्रोडक्शन है। मंथली 90 टन। कलकत्ता हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, औरंगाबाद लोकल मार्केट में, रांची, हर जगह जाता है हमारा। इस इंडस्ट्री की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के जहां नए अवसर मिले हैं, वहीं इस कंपनी में काम करने वाले कर्मियों में बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि प्लांट में 70% कामगार महिलाएं हैं। मान लीजिए बाहर हम गए थे दिल्ली ना, तो वहाँ पर काम करते थे, जैसे 12,000 मिलता था, तो 12,000 में मान लीजिए हम अपना रूम लेते थे तो 3,000 उसमें जाता था, और प्लस में अपना खर्चा पानी करके मैंने 8,000 रुपये मेरा बच जाता था। और यही हम इधर आके कर रहे हैं ना, तो हमको 10,000 रुपये मिल रहा है 8 घंटे के, तो हम इसमें कमा के अपना घर भी देख लेते हैं, बाल बच्चे भी देख लेते हैं। को कुछ भी काम पड़ा तो हम सर लोग से छुट्टी मांग लेते हैं, सर लोग छुट्टी दे देते हैं। और कोई भी जैसे कोई भी मजदूरी या कुछ भी काम वाम पड़ा तो सर पैसा भी दे देते हैं। पहले घर पर बैठे रहती थी तो कुछ एने ओने चलते थे, तो अब अपना कहीं कंपनी जब से खुला है, जब से काम धर लिए हैं तो बढ़िया तरीके चल रहा है। पति सब्जी बेचते हैं, मशरूम में ही से ले जाते हैं, अपना बिक्री करते हैं। बाल बच्चा सब पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया तरी हो रहा है, कमा खा रहे हैं। तो मशरूम उत्पादन बड़ा रिस्क का काम है। इसके उत्पादन के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो मशरूम खराब होने लग जाता है।
बिहार सरकार भी एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिला समूहों को सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार में बेटा, मुजफ्फरपुर और बक्सर औद्योगिक हब बनते जा रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद जिला भी पीछे नहीं है। यहाँ भी कई औद्योगिक यूनिट काम कर रही है। खासकर मशरूम के कई प्लांट यहाँ काम कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ उनकी क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो रही है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, औरंगाबाद, बिहार। तो हम देख रहे हैं किस तरह से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है बिहार। और आइए बात कर लेते हैं नया सवेरा में मौसम की। और मौसम के हाल के साथ ही अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको लिए चल रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास से संपन्न राजस्थान की ओर, जो हर तरह से समृद्ध है। बिल्कुल, आज उसी खूबसूरत राज्य की शानदार झलकियों के साथ नया सवेरा को हम आप के लिए छोड़े जाते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। फिलहाल नया सवेरा की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे